आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कंपाउंड। सबसे पहले कंपाउंड की डेफिनेशन की तरफ बढ़ते हैं। When two or more than two elements combine together in a fixed ratio by mass, they are called compounds। तो बढ़ते हैं डेफिनेशन को एक्सप्लेन करने की जानिब। कंपाउंड में याद रखिएगा दो चीजें जरूरी हैं। जब भी कंपाउंड्स को आप स्टडी करेंगे दो चीजें मस्ट हैं। नंबर वन, टू और मोर देन टू एलिमेंट्स, दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स तो चाहिए होंगे। दूसरी जो इसमें कंडीशन है वो है फिक्स रेशो बाय मैस। मैस के लिहाज से फिक्स रेशो चाहिए। फिक्स रेशो बाय मैस, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका। मैं एग्जांपल की तरफ जा रहा हूं। सबसे पहले हम एग्जांपल देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की, दैट इज CO2। तो आप देखिए फॉर्मूले से आपको क्या पता चल रहा है। कार्बन हमारे पास, हम दोनों को लिख रहे हैं यहाँ पे जी, कार्बन और ऑक्सीजन की रेशो लिख रहे हैं। कार्बन हमारे पास 1 है, ऑक्सीजन कितने हमारे पास 2 है। तो जो रेशो हमें चाहिए वो रेशो है फिक्स रेशो बाय मैस, मैस के हिसाब से। तो कार्बन का मैस होता है 12, ऑक्सीजन का मैस होता है 16। अब फार्मूला में देखें, ऑक्सीजन 2 है तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 16। अगर 1 होता तो हम सिंपल 16 लिख देते। जैसे कार्बन 1 था तो 1 कार्बन का मैस 12 होता है, तो 2 ऑक्सीजन का मैस होगा 32। आप इसको सिंपल कर दें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3:8। सिमिलरली अब आप सेकेंड एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। वाटर में हमारे पास जो फॉर्मूला है दैट इज H2O। तो दो एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। देखो दो एलिमेंट्स चाहिए थे, ये दो से ज्यादा चाहिए थे, और रेशो क्या चाहिए थी, फिक्स चाहिए थी। तो हाइड्रोजन का मास 1 होता है, तो 2 हाइड्रोजन है तो क्या हो जाएगा 2 सिंपली। लास्ट टाइम ऑक्सीजन कितना था 16, 1 ऑक्सीजन आ गया 6। सिंपल करते हैं तो दिस विल बी 1:8। दिस इज फिक्स रेशो, दिस इज फिक्स रेशो बाय मैस। और ये क्या है, ये 2 ये एलिमेंट्स है। तो डेफिनेशन को जोड़ दें, 2 or more than 2 elements combine together in a fixed ratio by mass। ये देखिए सेकंड एग्जांपल, फिर इसको देखते हैं। ये 3 और 8 क्या होती है, दिस इज फिक्स रेशो बाय मास। और ये दोनों क्या हैं, ये 2 एलिमेंट्स हैं, 2 or more than element। अब आप डेफिनेशन को बेशक देख लीजिए, अब हमारे लिए चीज आसान हो गई है। हम आगे बढ़ते हैं, मजीद टॉपिक को क्लोज करते हैं। याद रखिएगा जब एलिमेंट्स, हमने कहा था 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट्स मिलते हैं, जब एलिमेंट्स कंबाइन करते हैं और भले इसमें रेशो जो है वो फिक्स चाहिए होती है, और रेशो फिक्स होती है बाय मैस। बाय मैस लाजमी बोलिएगा। तो जब ये दो एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं ना, तो एलिमेंट्स की जो आइडेंटिटी है वो खत्म हो जाती है। लाइक C, कार्बन मिलेगा ऑक्सीजन से मिलेगा तो क्या बनेगा CO2। यहाँ पे कार्बन सिंपल कार्बन है और ऑक्सीजन सिंपल ऑक्सीजन है। जब ये दोनों मिल जाएंगे ना, तो यहाँ पे अब ये कार्बन कार्बन नहीं रहा, ऑक्सीजन ऑक्सीजन नहीं रहा, बल्कि अब ये पूरे का पूरा क्या बन गया है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमें क्या सीखने को मिला कि जब एलिमेंट्स मिलते हैं तो इनकी अपनी आइडेंटिटी खत्म हो जाती है। यहाँ पे जो पॉइंट है दैट इज आइडेंटिटी, कि एलिमेंट्स की आइडेंटिटी खत्म हो जाती है। लास्ट पॉइंट है इस टॉपिक का, दैट इज क्लासिफिकेशन। जब आपके पास कंपाउंड्स की क्लासिफिकेशन करनी है तो आपके पास दो तरह के कंपाउंड आते हैं। नंबर 1 कोवेलेंट कंपाउंड, नंबर 2 आयनिक कंपाउंड। कंपाउंड की डेफिनेशन देखी जा सकती है। तो ये कोवेलेंट और आयनिक क्या है। कोवेलेंट इज
bond, and ionic is also bond. बॉन्ड का क्या मतलब है? बॉन्ड इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. बॉन्ड क्या होता है? दिस इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जोड़ने के लिए जो ताकत होती है. जैसे UHU या ग्लू का क्या काम होता है? चीजों को जोड़ना. जैसे समत बॉन्ड का क्या काम है? जोड़ना. तो एलिमेंट्स जब जुड़ते हैं तो उनमें दो तरह के बॉन्ड हो सकते हैं. नंबर 1 कोवेलेंट हो सकता है, या नंबर 2 क्या हो सकता है? आयनिक हो सकता है. तो आयनिक बॉन्ड जैसे कि पिछला लेक्चर हम दे चुके हैं, आप विजिट कीजिएगा आयंस वाले टॉपिक में. तो आयंस जो हैं दो तरह के होते हैं. नंबर 1 कैटायन एंड सेकंड इज एनायन. याद रखिएगा कैटायन पे कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है. और एनायन पे कौन सा होता है? नेगेटिव चार्ज. Na पॉजिटिव ये कैटायन है, Cl नेगेटिव ये क्या है? एनायन है. जब ये दोनों जुड़ेंगे तो पॉजिटिव नेगेटिव इक्वल हैं, तो खत्म हो जाएगा. तो क्या बन जाएगा हमारे पास? NaCl. तो दिस इज आयनिक कंपाउंड. याद रखिएगा ये पहला पॉइंट. दूसरा पॉइंट क्या है कि आयंस जो हैं वो कभी भी इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट नहीं करते हैं. आयंस नेवर एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली. ये कभी भी आजाद नहीं रह सकते हैं. इसकी क्या सादा सी मिसाल है. देखिए अगर मेरे पास, हमें पता है पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है. अगर मैं यहाँ पे एक मिसाल समझाने के लिए कह रहा हूं, एक पॉजिटिव रख दूं और साथ में 10-12 नेगेटिव रख दूं, आपका क्या ख्याल है कि ये Na पॉजिटिव अकेला रहेगा? नहीं. ये से Cl, हर Cl इसको अपनी जानिब खींचने लग जाएगा. तो क्या Na अकेला रह रहा है? नहीं रह रहा. ये तो बल्कि डिपेंड कर रहा है दाएं बाएं वालों पे. तो यही तो पॉइंट था कि आयनिक कंपाउंड जो है वो कभी भी इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट नहीं कर सकते. आयनिक कंपाउंड की तीसरी बात याद रखिएगा, इनकी जो अरेंजमेंट होती है ना, इनकी जो सारी बनावट होती है, उस बनावट को, उस अरेंजमेंट, उस बनावट को एक फार्मूला, एक तरतीब से जाहिर करते हैं और उसको फार्मूला यूनिट कहते हैं. आयनिक कंपाउंड की चौथी बात याद रखिएगा, ये 3 डायमेंशनल एग्जिस्ट करते हैं. ये 3 डायरेक्शन, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जी एक्सिस, सारों पे एक जैसे होते हैं. मैं इन चारों पॉइंट्स को एक मिसाल में कंप्लीट करना चाहता हूं ताकि आपके लिए आसानी हो जाए. जैसे आपके पास एक आप कोई प्लाजा देख लेते हैं जिसमें आपके पास डिफरेंट फ्लोर्स बने हुए होते हैं. तो फ्लोर्स में आप जाते हैं तो क्या करते हैं, देखते हैं जी 10 कमरे एक फ्लोर पे बने हैं. ये मैं रफ से स्केच बना देता हूँ. ये हमारे पास एक प्लाजा, उसमें ये रूम्स बने हुए. ये पहला फ्लोर, दूसरा फ्लोर, तीसरा फ्लोर, चौथा फ्लोर. यहाँ पे सारों में रूम्स बने हुए हैं. जितनी लेंथ विड्थ उसमें से एक रूम की है, जितनी ये वाली लेंथ है, ये वाली विड्थ है उस रूम की है, उतनी ही लेंथ और विड्थ दूसरे रूम की है. तो नीज यूं ही करते करते 10 कमरों की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सारी बराबर है. तो आपसे बंदा पूछे कि भाई आप 10 को अलग अलग जाके पढ़ोगे या एक को स्टडी कर लोगे, तो जाहिर सी बात आप यकीनन कहेंगे सर एक को हम पढ़ लेते हैं, जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक हैं, जो इसकी फीचर्स हैं वही सारों के होंगे. तो उस एक की तरतीब, उस एक की अरेंजमेंट जो है वो बाकियों जैसी है. सेम याद रखना, जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो हमेशा 3 डायमेंशनल एग्जिस्ट कर रहे होते हैं. तो जो अरेंजमेंट एक आयनिक कंपाउंड की होती है वही अरेंजमेंट सारे आयनिक कंपाउंड की होगी. मिसाल दे रहा हूं NaCl की. NaCl जो है वो क्यूबिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है. क्यूब मींस जिसकी सारी साइड्स क्या होती हैं इक्वल. मैं यहाँ पे ग्राफ सा क्यूब बना रहा हूँ. दिस इज क्यूबिक. ये थोड़ा रफ सा स्ट्रक्चर है तो आप इसको ट्राई जरूर कीजिएगा. ये एक NaCl है, ये 1 है, ये 1 NaCl है. इसी तरह के मिलियंस ट्रिलियंस बड़े होंगे जो एक की लेंथ, विड्थ, हाइट, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कैरेक्टरिस्टिक होगा वही बाकी सारे की होगी. तो हम बजाय सारों को अलग अलग पढ़ने के क्या करते हैं, एक को ले लेते हैं, 1 को ले लेते हैं. 1 के लिए लफ्ज यूज किया जाता है यूनिट. जैसे यूनिटी, एक जैसा होकर रहे. यूनिट जो एक की तरतीब है उसको क्या कहते हैं, फार्मूला. एक की जो अरेंजमेंट है उसके लिए क्या लफ्ज यूज किया गया, फार्मूला.
इन दोनों को इकट्ठा किया जाए तो लफ्ज क्या बन जाता है? फॉर्मूला यूनिट। आई होप सो कि ये पॉइंट आपको समझ आ गया। मैं इसी पॉइंट से अब वापस बैक जा रहा हूं कि फार्मूला यूनिट को आप सुनिए। फार्मूला यूनिट के एक ही जो तरतीब है वही सारों की होगी। नंबर 2 क्या था कि ये कभी भी इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं और ये आयंस के मिलने से बनते हैं। आप बढ़ते हैं कोवेलेंट की तरफ। तो कोवेलेंट जो होता है जी, अगर आयंस इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट नहीं कर रहे थे तो कोवेलेंट वाले क्या करते हैं? इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट कर जाते हैं। लाइक आपके पास, मैं यहाँ पे एक मिसाल दे रहा हूं कोवेलेंट कंपाउंड में, कि अगर आपके पास एक कंपाउंड लाइक H2 है, इस पे कोई चार्ज नहीं है, पोल नहीं है, जैसा कि यहाँ दाएं बाएं देखें ना, इधर Na पॉजिटिव पे पॉजिटिव चार्ज था, H के ऊपर कोई चार्ज नहीं, इसके दाएं बाएं और कुछ भी ना हो ना तो ये एग्जिस्ट कर सकता है। तो दिस इज इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। इनके दरमियान जो बॉन्ड होता है उसको सिंगल लाइन से जाहिर करते हैं। दिस इज कोवेलेंट बॉन्ड। तो आयनिक कंपाउंड्स के मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कोवेलेंट की निस्बत ज़्यादा होती हैं। आई होप सो कि आपको ये चीज़ समझ आ जाएगी इस टॉपिक के बारे में। और चैनल के मुतालिक अपनी राय का इज़हार कमेंट्स में ज़रूर कीजिए। मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को ज़रूर दबाएं।